कैसे हैं आप सब। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, राधे राधे। और मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का आज का सेशन भी काफ़ी टेक्निकल है। प्रश्न छोटे हैं हमेशा की तरह, लेकिन प्रश्नों की जो पूछे जाने की प्रवृत्ति है और आपके जो उत्तर देने का माइंडसेट है, इसमें काफ़ी गैप आएगा। संभाल के बैठिए, कॉपी पेन रेडी करिए और हम लोग बिना किसी भूमिका के आज के पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हमेशा की तरह सामान्य प्रश्न है और उम्मीद है मुझे कुछ लोग सही जवाब दे पाएंगे। और ये कह रहा है, डोलमेंस क्या हैं? डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है? पहले ऑप्शन पे विचार करिए। प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी का समूह है, शवों पर बनी हुई समाधियां हैं, या फिर दक्षिण भारत में रोमन शैली पर बने हुए विशेष मृद्भांड हैं, या फिर हड्डियों एवं लकड़ियों के बने संयुक्त उपकरण हैं। और इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे लगता है कि ज़्यादातर छात्रों के जवाब सही आने चाहिए और बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। और ये शवों पर बनी हुई समाधियां हैं, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 विशेष तौर पर ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्माश्म संबंधित हैं। आपका ये प्रीहिस्टोरिकल पीरियड का क्वेश्चन है और मुझे देख के बताइए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। तो कर पाएंगे? थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। और ये मतलब है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ, तो इनका संबंध है मध्य पाषाण काल से, है ना। जैसे पुरापाषाण काल में आप देखते हैं जो उसके 3 कालखंड हैं। निम्न पुरापाषाण काल, उसमें बेसिकली दक्षिण भारत का जो कल्चर है वो कहलाता है हैंड एक्स कल्चर, और जो उत्तर भारत का कल्चर है वो कहलाता है चॉपिंग पेबल कल्चर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सूक्ष्माश्म शब्द को अच्छे से समझा होगा। और वो माइक्रोलिथ्स हैं, और माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण, और उनका संबंध है मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 3 पर नज़र डालिए और अलेक्जेंडर कनिंघम के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात हो रही है और वो कहते हैं, पहला है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मुझे बताइए सही है या गलत है। एक एक स्टेटमेंट पर बात करिएगा। तो बिल्कुल ये सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं या पाषाण काल के जनक कौन हैं, तो एक प्रश्न यहाँ पर भी आप जवाब सही दे पाएंगे। बड़ा कॉमन प्रश्न है और उनका नाम है रॉबर्ट ब्रुसफुट, है ना। मध्य पाषाण काल के जनक कौन हैं, तो उनका नाम है C.L. कार्लाइल। मैं लिख दे रहा हूँ। नव पाषाण काल के जनक कौन हैं, तो उनका नाम है जॉन लुबॉक। तो अब यहाँ पर बात आ रही है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। अलेक्जेंडर कनिंघम है। उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा का सर्वेक्षण करके इसका काल निर्धारित करने का प्रयास किया। ये सही है कि गलत है, इस पर बात करिए। उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा का सर्वेक्षण करके इसका काल निर्धारित करने का प्रयास किया। सही है या गलत है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट 1856 में उन्होंने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने एक व्यापक सर्वेक्षण तो नहीं किया, एक सरसरी सर्वेक्षण के उपरांत उन्होंने ये कहा कि हाँ, यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हो सकते हैं और ये सभ्यता लगभग 1000 वर्ष पुरानी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये सर्वेक्षण इन्होंने 1856 में किया था। और बहुत ध्यान से सुनिएगा मुझे, उन्होंने हड़प्पा का जो समय निर्धारित किया 1000 वर्ष पूर्व,
वास्तव में कनिंघम इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को आंक नहीं पाए थे। अगर आपसे ये कहा जाए कि कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का समय कितने वर्ष पूर्व निर्धारित किया, तो 1000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया था। बाद में आपको पता है कि जब 1921 में व्यापक शोध हुआ और लंबे समय तक उत्खनन हुआ तो पता चला कि बहुत पुरानी सभ्यता है ये। तो फिलहाल अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को गति प्रदान की। लॉर्ड कर्जन के समय उन्होंने प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण के कार्य को गति प्रदान की। तो ये बात गलत है, क्योंकि अब जब मैंने आपको बता दिया कि 1856 में उन्होंने इसका काल निर्धारित किया था, तो कर्जन का समय यहाँ से 50 साल बाद है, लगभग 50 साल के बाद है। तो कर्जन के समय नहीं है कनिंघम, ठीक है। तो इस तरह आपका ये तीसरा प्रश्न गलत है, तीसरा विकल्प गलत है। असत्य आपको छांटना है इसमें, तो तीसरा विकल्प असत्य है, ठीक है। और अब देखिएगा, इस प्रश्न को पहले देखिए फिर उत्तर हम देखते हैं। विकल्प आपको अगले प्रश्न पे मिलेंगे। सुल्तान के मलिकों, अमीरों और दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही दावतों एवं सामूहिक पार्टियों को आयोजित करने की इजाज़त थी। सुल्तान की अनुमति के बिना आपसी वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किए जा सकते थे। सुल्तान को चिन्हित करिए, मतलब कि सुल्तान ने अपने अमीरों, अपने रुतबे वाले अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंधों, शराब की पार्टियों आदि पर बैन कर दिया। तो अब आपको अगर उत्तर याद आ जाए तो बिना विकल्प देखे जवाब दीजिए, और जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प आपके सामने हैं और यहाँ पर सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। बलबन को मत चुन लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अपने जवाब जरूर दिया करिए, इससे ये पता चलता है कि कहीं पर आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। और अगर गलती यहाँ पे हो रही है तो कोई बात नहीं, परीक्षा भवन में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं विजयनगर में संगम वंश का महानतम शासक कौन था? विजयनगर में संगम वंश का महानतम शासक कौन था? बताइए भाई। देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम या कृष्णदेवराय? और बहुत जल्दी में अगर आपने कृष्णदेवराय को चुना है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जवाब है देवराय द्वितीय, ठीक है। संगम वंश की बात हो रही है। अगले प्रश्न पे नज़र डालें, और अगला प्रश्न ये कह रहा है विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? अब बात बिल्कुल ठीक है। अगर विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक आपसे पूछा जा रहा है, तब आप बिना किसी संकोच के कृष्णदेवराय को लगा सकते हैं। तुलुप वंश, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि, बहुत सारे प्रश्न हैं। आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना, माफ कीजिएगा, आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना, उषा परिणय ग्रंथ की रचना, दरबार में तेलुगु के 8 दिग्गज कवि, अष्ट दिग्गज, बहुत सारी बातें हैं। कृष्णदेवराय से आप बेहतर परिचित हैं। और अगले क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 3 क्वेश्चन साथ ही साथ विजयनगर के आ गए। और ये कह रहे अरवीडू वंश का महानतम शासक, तो देवराय हो नहीं सकते, ये संगम वंश के हैं। कृष्णदेवराय हो नहीं सकते, ये तुलुप वंश के हैं। और यहाँ पर सही जवाब है वेंकट द्वितीय। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप लोग, और बिल्कुल इसी तरह क्लास में बने रहिए और अच्छे से रिप्लाई करिए। और आइए अब अगले प्रश्न पे दृष्टिपात करते हैं, क्या कह रहा है। और ये प्रश्न बहुत शानदार है, मुझे बताइए, प्रथम ज्ञात सूफी महिला, प्रथम ज्ञात सूफी महिला बीबी जुलेखा, बीबी जमाल, राबिया, बीबी करसूम? जवाब दे पाएंगे? और ध्यान रखिएगा, जो पहली सूफ़ी महिला मानी जाती हैं
वो हैं राबिया। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट पेज पे आप थोड़ा सा डिटेल ले लीजिए, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। आप देखिए, बीबी ज़ुलेखा निज़ामुद्दीन औलिया की माँ थी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न पूछ दिया जाए कि निज़ामुद्दीन औलिया की माँ का नाम क्या है। बीबी जमाल मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थीं। तो आपको ये भी पता है कि अधिकांश सूफ़ी गृहस्थ जीवन में होते थे, केवल निज़ामुद्दीन औलिया साहब ब्रह्मचर्य में थे, ये बात ध्यान रखिएगा। राबिया 8वीं शताब्दी में हुई थी, है ना। और बीबी करसूम बाबा फरीद की माँ थी। बात समझ में आ रही है? तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगले पृष्ठ पे जाइए। और ये सूफ़ी आंदोलन का प्रश्न है। उपाधियों से भी एक प्रश्न हमेशा होते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी, और इनकी उपाधि है असहायों का बादशाह, सुल्तान उत तारिकीन। 1 नंबर यहाँ पे डालिए, सुल्तान उत तारिकीन। बख्तियार काकी साहब की उपाधि भाग्य बंधु है, तो ये भी ठीक ही है, सामने ही सामने लगा हुआ है। बाबा फरीद की गजे शकर, और निज़ामुद्दीन औलिया साहब की महबूब इलाही, और इन्हें योगी सिद्ध भी कहा गया है। इन्हें योगी सिद्ध भी कहा गया है निज़ामुद्दीन औलिया साहब को। तो आपके पास विकल्प हैं 1, 2, 3 और 4। तो तदनुसार यहाँ पर आपके पास सही विकल्प आएगा C, 1, 2, 3, 4। ठीक है। मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों में कभी हड़बड़ी कभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग करिए और फिर विकल्पों पर दृष्टिपात करिए। नए छात्र जो क्लास में जुड़ रहे हैं उनके लिए विशेष एक सूचना है। हमारी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगातार चल रही है, जो आपकी आगामी पीजीटी और टीजीटी और एलटी की परीक्षाओं पर फोकस्ड है। ये टेस्ट सीरीज़ केवल इतिहास के 125 प्रश्न कवर करती है। प्रागैतिहासिक काल से 1965 तक के प्रश्नों को, प्रीस्ट हिस्ट्री से लेकर 1965। प्रश्न पत्र इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित है, यानी कि 42 या 43 क्वेश्चन एंशिएंट के, 42 और 42 क्वेश्चन आपके मेडिवल और मॉडर्न के, ऐसे चल रहा है। कुल मिला के एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के तीनों खंड बराबर विभाजित होते हैं। हर टॉपिक को हम लोग बराबर से कवर करते हैं। तो यदि आप चाहें तो हम लोगों की इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के महाकुंभ में आप शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी विस्तार से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मैं आमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न निरर्थक नहीं है। शून्य से शिखर तक हम लोग जा रहे हैं। और आपकी इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए, रिवीज़न की प्रक्रिया को बेहतरीन करने के लिए आपकी ये मैंने एक बड़ी प्रामाणिक और 250 पन्ने की इतिहास की ये बुकलेट तैयार करवाई है। इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पार्ट समाहित हैं। केवल परीक्षोपयोगी जानकारियाँ, परीक्षोपयोगी टॉपिक ही इसमें टू द पॉइंट कवर किए गए। आप चाहें क्लास से हमारी हमेशा की तरह, मैं बता रहा हूँ, सैकड़ों छात्रों ने सिलेक्शन लिया है और ये पुस्तक आपकी अंतिम तैयारी में काफ़ी निर्णायक रोल प्ले कर सकती है। आप चाहें तो इसको अपनी रिवीज़न की प्रक्रिया में ध्यान दें, रिवीज़न की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इस बुकलेट को प्राप्त कर सकते हैं, इस बुकलेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले। किस मध्ययुगीन संत को चक्र सुदर्शन का अवतार कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न भी आए हैं, वायु के अवतार, और फिर ये अग्नि के अवतार, ऐसे तमाम दत्तात्रेय के अवतार।
4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास, वल्लभाचार्य हैं, कुलशेखर हैं, नामालवार हैं, निम्बार्काचार्य हैं। तो देख के बताइएगा, और मुझे लगता है बिल्कुल सही जवाब देंगे आप। और ये है निम्बार्क, है ना। निम्बार्काचार्य को चक्र सुदर्शन का अवतार कहा जाता है। और पिछले लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया भी था कि वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार कहा गया है। वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार, यानी इनके लिए एक उपाधि वैश्वानरावतार, नोट कर रहे हैं। ये मानता हूँ कि 1-2 प्रश्न मैं जानबूझ के आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी मेमोरी कितनी काम कर रही है पिछले टेस्ट पेपर के लिए, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए, श्री राम की चरण पादुका के अवतार माने जाते हैं कौन से संत, कृपया बताइए। नामालवार, कुलशेखर, निम्बार्काचार्य या फिर वल्लभाचार्य। और यहाँ पर अब बिल्कुल सही है, नामालवार। ठीक है, श्री राम भगवान की चरण पादुका के अवतार हैं नामालवार। अब मुझे आप बता सकते हैं कि नंदी, भगवान शिव के वाहन नंदी के अवतार कौन हैं, मुझे बताइए। नंदी के अवतार माने जाते हैं, नंदी के अवतार जल्दी से बता दीजिए भाई। और वो हैं बसव। ठीक है, नंदी के अवतार कौन है, बसव। क्लियर है। कहिए तो एक प्रश्न और पूछ लें, बताइए। विष्णु का 11वां अवतार किसे कहा गया है, विष्णु का 11वां अवतार, तो याद रखिएगा वो हैं संत ज्ञानेश्वर। वो हैं संत ज्ञानेश्वर। और मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बढ़िया जानकारी और मिल रही है आपको। निम्बार्क चक्र सुदर्शन के अवतार हैं, नामालवार श्री राम की चरण पादुका के अवतार हैं, और 7वें आलवार संत कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ता हूँ। इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इन महिलाओं का क्रम लगाइए। तो अब ये तो निश्चित है कि 4 महिलाओं के नाम दिए हुए हैं और चारों विकल्पों में वही चारों महिलाएं ही होंगी, बस केवल क्रम सेट करना है। तो आप पहले देख लीजिए शाह तुर्कान किन के समय हैं। तो इल्तुतमिश याद आ रहा है आपको, शाह तुर्कान इल्तुतमिश के समय है। कमला देवी तो आपको पता है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे विवाह किया था बाद में। कुतुब निगार खानम, ये कौन है भाई कुतुब निगार खानम, मुझे बताइए। कुतुब निगार खानम कौन है, ये बाबर की माँ है। तो ये 3 नंबर पे आ रही है, जीजाबाई शिवाजी महाराज की माँ है। तो 1 2 3 4 तदनुसार आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और देखते ही पहला विकल्प एकदम सही आ रहा है, इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर बाबर और फिर शिवाजी। तदनुसार आपको बाकी के विकल्पों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि 67 to 69 के बीच में बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, वेरेल्स कर्टियर या फिर काउंट डिलाली। प्रश्न को देख लीजिए आप अच्छे से और अब रिप्लाई करिएगा। और सही जवाब है वेरेल्स्ट। ठीक है, और आगे बढ़िए। आप चाहें तो इसका रिमार्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक, फिर 65 से 67 तक बंगाल का गवर्नर रहा। फिर 69 to 72 कार्टियर रहा है। 69 to 72 कार्टियर रहा है। ठीक है ना। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है 67 to 69 कौन है, तो वो वेरेल्स्ट हैं। क्लियर हो रही है बात। ये छोटे छोटे प्रश्न, अभी बीच में ऐसा भी हुआ था कि
सर वो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था? मैंने बताया था आपको, बड़ा क्लियर कट बताया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था, मुझे बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र है, मीर कासिम नहीं। मीर कासिम बिल्कुल भी नहीं। जब मीर कासिम भाग के अवध नवाब शुजाउद्दौला की शरण में आ गया 1763 में, तो उधर अंग्रेज़ों ने फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र की दूसरी जो बंगाल की नवाबी है वो 63 to 65 है। ध्यान रखिएगा इस बात को, और हड़बड़ी में आप मीर कासिम लगाते। ये छोटे छोटे टेक्निकल प्रश्न हैं जो गलत कर रहे हैं आप लोग। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिए आप। और मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है, प्रार्थना समाज कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग जी हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर। सत्य शोधक समाज हमेशा पूछा गया है, ज्योतिबा फुले हैं। और यहाँ से सिंगल लाइनर प्रश्न भी आए हैं अलग अलग कि देव समाज का संस्थापक कौन है, राधा स्वामी सत्संग समाज के संस्थापक कौन है, या इन्होंने किस संस्था की स्थापना, किस तरह के प्रश्न भी आए हैं। तो अब आप देख लीजिए, देव समाज तो शिव नारायण अग्निहोत्री, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहिब, और रामा कृष्णा मिशन स्वामी विवेकानंद। तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो तदनुसार आप देख लीजिए जो भी विकल्प आपके सामने आ रहा है, 5 4 3 2 1 डी विकल्प सामने है आपके, ठीक है। तो इस विकल्प को रिंग करिए और अगले प्रश्न की ओर जाइए। मैच करना है यहाँ भी। लोक हितवादी हमेशा पूछा गया है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, और लोक हितवादी हैं गोपाल हरि देशमुख। लोकनायक कौन हैं? तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना भाई। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण, क्लियर है। जननायक कौन है, बताइए भाई। जननायक कौन है? बहुत धैर्य के साथ बैठा करिए, बहुत सारी बातें मुझे याद आती हैं। तो लोक हितवादी हो गए, लोकनायक हो गए, और जननायक। जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर। क्लास के विषय में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। और फिर आंध्र केसरी, ये भी हमेशा पूछा गया है भाई। और ये हैं टी प्रकाशम, टंगूटरी प्रकाशम। असम केसरी कौन है? अंबिका गिरिराय चौधरी। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एक साथ मैंने कंप्लीट कर दिए। देश नायक सुभाष जी को कहा गया है और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। तो कल मिला के यहाँ पर भी आपके पास 5 4 3 2 1 यानी यही विकल्प आ रहा है, 5 4 3 2 1 विकल्प आप देख लीजिए। और यहाँ पर भी डी विकल्प आएगा। अगले प्रश्न पे नज़र डालिए। इस प्रश्न को जानबूझकर रिपीट किया है और इस बार आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए, एंचिसन का कथन है ये। और सही जवाब है 1857 का विद्रोह, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एंचिसन का कथन है। और 1857 के विद्रोह के समय वो ब्रिटिश आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर है। एंचिसन किसी भी दशा में खिलाफत और असहयोग आंदोलन नहीं है। पिछले लेक्चर के पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने इस प्रश्न को शामिल किया था और जानबूझ के आज फिर से शामिल किया है कि कहीं आप इस प्रश्न में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि कुमिला बंगाल की वे 2 स्कूली छात्राएं कौन थीं जिन्होंने 24 दिसंबर 1931 को वहाँ के जिलाधिकारी बीजी वेंसन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो वीना दास, शांति घोष, प्रीतिलता वाडेकर या फिर कल्पना दत्ता। सुनीति चौधरी, वीना दास, शांति घोष और सुनीति चौधरी। बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी ना कभी ये प्रश्न यूपीएससी में ऑप्शनल में पूछा गया है और जब ऑप्शनल प्रीलिम्स में होता था। और यहाँ पर सही जवाब हैं शांति घोष और सुनीति चौधरी। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 18 पर नज़र डालिए। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? भिकाई जी कामा, कनकलता बरुआ, अरुणा असफ अली
या फिर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन? बताइए। माफ़ कीजिए, बताइए फटाफट। और अगर यहाँ पर आप मैडम बिकायजी कामा को चुन रहे हैं तो गलत है, और सही जवाब है यहाँ पे अरुणा आसफ अली। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बड़े निर्णायक हैं। इस प्रश्न को देखिए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17-18 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाली उस महिला का नाम बताएं जिन्होंने असम की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से या वीरबाला के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उदा देवी हैं, अरुणा आसफ अली हैं, कनकलता बरुआ हैं, या फिर सुचेता कृपलानी हैं। आप बताएंगे और मुझे लगता है कि कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इन्हें असम की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है और वो है कनकलता बरुआ। ठीक है। और अगला सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके प्रश्नों को शॉर्ट आउट नहीं कर पाया था। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब इस काम को मैं कर रहा हूँ और अगले लेक्चर में सारे प्रश्न आपके द्वारा ही प्रेषित डिस्कस किए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं पर आपके डाउट्स हैं, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम क्लियर कट पुस्तकों के प्रमाण दे दूं कि देखो यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को देखो। भारतीय मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक मुस्लिम राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? सैयद अहमद खान, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? क्या लगा रहे हैं, जल्दी बताइए आप। यहाँ पे क्या विकल्प लगा रहे हैं? और अगर आपने गलती से भी यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब को चुना है तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुस्लिम राज्य की बात करते हैं और वो हैं मोहम्मद इकबाल। 1930 इलाहाबाद अधिवेशन, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम राज्य की बात होती है, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र। अगर यही बात होती, राष्ट्र की बात आती, तब जवाब मोहम्मद अली जिन्ना होता। एक संप्रभु पृथक मुस्लिम राष्ट्र, तब जवाब हो जाते मोहम्मद अली जिन्ना। मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं। और ये चौधरी रहमत अली है जिसने पाकिस्तान शब्द को सृजित किया। चौधरी रहमत अली, नाउ और नेवर उसका पैम्पलेट है, उसमें वो पाकिस्तान शब्द का सृजन करता है। और अगर ये कहते हैं मुस्लिम राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो है मोहम्मद इकबाल। और एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। और अब आपको यहाँ पर एक विशेष बात बताते हैं। इकबाल हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, बाद में भयानक सांप्रदायिक हो गए। अब जैसे हमारा वो एक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपको ये पता है ना कि मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आपने सुना होगा, इकबाल साहब की रचना है। लेकिन इकबाल कालांतर में भयानक सांप्रदायिक हो गए और इकबाल के विचार सांप्रदायिक होते चले गए। और फिर उन्होंने तराना-ए मिल्ली की रचना भी की। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। आप तराना-ए मिल्ली को गूगल पे डाल के तराना-ए मिल्ली इन हिंदी आप सर्च करेंगे, वो बेसिकली उर्दू में नज़्म है उनकी। उसकी 2 लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये रचना भी मोहम्मद इकबाल की है। बहुत लंबा सा तराना है।
आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल आज का ये टेस्ट सेशन भी बड़ा यूनिक रहा है और आप इतने धैर्य के साथ मेरी क्लास में बैठे, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आज विदा दीजिए, अगले सेशन में ढेर सारे प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद, नमस्कार।